चलो ध्यान से देखना, छोड़ दो जो बना रहे हो सो छोड़ दो, बात बना लेना। रेशियो जो है अकाउंटिंग रेशियो, तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, दो टाइप का रेशियो पढ़े हैं। एक है आपका क्या पढ़े थे, लिक्विडिटी। इसमें दो रेशियो था, याद है, एक था आपका करेंट रेशियो था और एक था आपका क्विक रेशियो था। तो करेंट रेशियो का फॉर्मूला था करेंट एसेट्स अपॉन, और इसका फॉर्मूला था क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। कुछ चीज़ ध्यान रखना, करेंट एसेट्स और क्विक एसेट्स का डिफरेंस क्या होता है, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस हमारा क्विक एसेट्स नहीं होता है। दूसरा देखे थे आपका सॉल्वेंसी, है ना। सॉल्वेंसी में क्या पढ़े थे, डेट इक्विटी रेशियो पढ़े थे। इसका क्या फॉर्मूला था, डेट बाई इक्विटी। इक्विटी को ही शेयर होल्डर्स फंड कहते हैं, और डेट में कौन सा डेट लेंगे, नॉन करेंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म डेट, है ना। और क्या था आपका, बोलो बोलो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। ये क्या, इसका क्या फॉर्मूला था, टोटल एसेट बाय डेट। और क्या था, प्रोप्राइटरी रेशियो। इसका क्या फॉर्मूला था, शेयर होल्डर्स फंड या इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, यही था ना। एक था आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यही था ना। तो इंटरेस्ट कवरेज का फॉर्मूला क्या था, PBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, कोई दिक्कत नहीं है। और चौथा क्या था, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। ये फॉर्मूला क्या था, डेट बाई, अब देखो कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी दोनों सेम नहीं है। अच्छा, इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड में कौन ज़्यादा वैल्यू का होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। इक्विटी में सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड आता है, और कैपिटल एम्प्लॉयड में शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी आता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के और भी तरीके निकालने के, हम बहुत सारे तरीके बताए थे। अब बताओ कि अगर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, ठीक है, और हमें फिक्स्ड एसेट से जाना है, किससे जाना है, तो फिक्स्ड एसेट में क्या ऐड करें, कोई एक आइटम क्या ऐड करेंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, कोई एक आइटम याद है, बताए होंगे हम, आप अपने नोट्स में देखोगे तो मिल जाएगा। संडे का लेक्चर में बताए होंगे या मंडे का लेक्चर, लास्ट लेक्चर में। वर्किंग कैपिटल अब कैसे होगा समझो, तो फिक्स्ड एसेट प्लस करेंट एसेट्स, ये क्या होता है, टोटल एसेट होता है ना। तो टोटल एसेट से क्या माइनस करते हैं हम, CL माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो WC कैसे निकलता है, CA माइनस, तो हमने यहाँ नेट कर लिया ना। तो FC प्लस CA माइनस CL हो गया, या FA प्लस WC आपका कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक रास्ता नहीं होता है कि हमेशा शेयर होल्डर फंड में NCL ही जोड़ना है, यही पता है हमको और नहीं पता। अगर टोटल एसेट दिया हुआ है तो कैसे निकालोगे। तो इक्वेशन हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा इक्वेशन पे चलिएगा। और दूसरा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो बैलेंस शीट की जो इन्फॉर्मेशन है, जो मेन हेड है, जैसे शेयर होल्डर्स फंड एक हेड हो गया, उसमें एप्लीकेशन बनने को हम अभी स्किप करेंगे, उसकी यूजेज नहीं है यहाँ पे। और दूसरा मेन हेड हो गया आपका NCL, और तीसरा क्या हो गया आपका CL हो गया। उधर एसेट्स की बात कर लीजिए, तो एसेट्स में क्या क्या आता है आपका, NCA आता है और CA आता है। NCA में 5 होता है और CA में कितने होते हैं, 6 आइटम होते हैं। ये सब ध्यान रखिएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस रेशियो के लिए, याद रखिएगा। अगर वो ध्यान नहीं रहेगा फिर यहाँ पर आप कहीं ना कहीं गलती करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब हम करेंट रेशियो निकालते हैं, क्या निकालते हैं, तो करेंट रेशियो में करेंट एसेट लेना पड़ता है, लेकिन ध्यान रखिएगा सारा करेंट एसेट्स में कोई करेंट एसेट है उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। बता सकते हैं क्या है, लूज टूल्स को हम करेंट एसेट नहीं मानेंगे। बट जब हम वर्किंग कैपिटल निकालेंगे, क्या निकालेंगे,
तो वहाँ वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या बनेगा, करेंट एसेट माइनस, तो वहाँ लूज टूल्स को ले लेंगे। ऐसा एक सवाल या इलस्ट्रेशन होगा आपके पास, तो वो देखिएगा, ऐसा अगर एग्जाम में आएगा तो फंसने का चांस ज़्यादा, इवन तो वो आसान है बट फंसने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि आपने देखा कि करेंट रेशियो में लूज टूल्स तो ले ही नहीं करेंट एसेट में। तो जब वर्किंग कैपिटल निकालने गया तो वहाँ भी आप सोच रहे कि अब लूज टूल लेना है कि लेना है, तो वर्किंग कैपिटल के लिए लूज टूल्स करेंट एसेट्स में हम कंसीडर करेंगे। लेकिन जब करेंट रेशियो निकालेंगे तो वहाँ लूज टूल्स का, सर ऐसा क्यों होगा ये बताइए। हम तो याद कर लिए हैं, माइंड में तो रख लिए, बट ऐसा क्यों होगा? बिकॉज करेंट रेशियो का मतलब हुआ कि हमारी करेंट रेशियो 2:1 की करेंट लायबिलिटी का 2 टाइम्स होना चाहिए, बट वो 2 टाइम्स जो करेंट एसेट वो हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सके। और लूज टूल्स क्या है, जो सामान सब है, अब उसको हम क्यों बेचने जाएंगे, वो तो एज इट इज़ रहेगा ना, पड़ा हुआ रहेगा। इन्वेंट्री को हम बेचने के लिए रखते हैं, डेटर से हम रिकवरी करते हैं, ये सब चीज़ें हैं जो कैश में आ जाएगा। बट बात यह है कि लूज टूल्स और इक्विपमेंट से उसको हम बेचने के लिए थोड़ी खरीद रहे हैं, वो तो रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, ठीक है। वो कब बेचा जाएगा, जब बिजनेस जब लिक्विडेट होगा तब ना बेचा जाएगा, अदरवाइज हम क्यों बेचेंगे? ऐसे हम क्रेडिटर को पेमेंट के लिए उसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। दैट्स वाई करेंट के लिए लूज टूल्स नहीं लेते हैं। हमने बताया था कि अकाउंटिंग रेशियो जो हम निकालते हैं, अच्छा ये जो चैप्टर जब एंडिंग पे जाएंगे, यानी एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी जब पढ़ लेंगे तो हम लोग समरी बनाएंगे। ऐसे हम समरी आपको रेशियो का दिए हुए हैं, बट हम लोग अब हैंड रिटन समरी यहाँ बनाएंगे, जिसको आप लोग क्लास में नोट डाउन करेंगे। और वो सारे समरी जो आपके चैप्टर के लास्ट में भी है, बट चैप्टर के लास्ट में जो रेशियो समरी उसको आप पढ़ोगे और खुद से लिख कर तो पढ़ोगे, तो उसमें फ़ायदा यहाँ पर लिख कर पढ़ने में कि आपको यहाँ पर मेमोराइज हो जाएगा। ये सब चीज़ क्या है कि जब हम बोल कर लिख रहे हैं या लिख रहे हैं तो हमको माइंड में आ रहा है, किताब में तो सब कुछ दे दिया हुआ है। हाँ, तो यहाँ पर हमने लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी देख लिया। अब तीसरा और चौथा 2 मेन और है, एक है एक्टिविटी और एक है चौथा क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी। अब जो हम सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी रेशियो देख रहे थे, यहाँ ध्यान रखिएगा बैलेंस शीट के आइटम यूज हुए थे। किसके आइटम यूज हुए थे? बैलेंस शीट के आइटम यूज हुए थे। जो लिक्विडिटी था वहाँ पर हम करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटी के आइटम्स को यूज किए थे। और जब सॉल्वेंसी की बात करते हैं तो यहाँ ओवरऑल यूज हो रहा है बैलेंस शीट आइटम, मतलब टोटल इक्विटी लायबिलिटी प्लस टोटल एसेट्स को यूज कर रहे हैं। लेकिन जो एक्टिविटी रेशियो है और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, यहाँ पर हम स्टेटमेंट ऑफ पीएल का आइटम को यूज करेंगे। एक्टिविटी को ही परफॉर्मेंस कहेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो एक परफॉर्मेंस स्टेटमेंट बनता है और एक पोजीशन स्टेटमेंट बनता है। तो पोजीशन स्टेटमेंट इज कॉल्ड द बैलेंस शीट। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ योर एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो पोजीशन के लिए हम लोग लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी को देख रहे हैं, बट जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, परफॉर्मेंस फॉर द ईयर होता है। परफॉर्मेंस क्या होता है बेटा? फॉर द ईयर होता है। तो परफॉर्मेंस को ही हम एक्टिविटी कहेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी में प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी में क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये सब सुने होंगे आप लोग। और एक्टिविटी में क्या आएगा? एक्टिविटी मतलब परफॉर्मेंस, जैसा कि पूरे साल भर में आपका क्या परफॉर्मेंस रहा है, क्या सेल्स रहा है, क्या आप क्रेडिट सेल किए, क्या क्रेडिट परचेज किए, कितना का डेटर का पोजीशन है, क्या आपका ट्रेड पेबल, सॉरी डेटा मतलब ट्रेड रिसीवेबल कह देंगे, इसमें BR भी आ जाएगा, और क्या ट्रेड पेबल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, ये सारे चीज़ हमको यहाँ पर देखना है। बट जब हम एक्टिविटी की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ SPL का ही इंफॉर्मेशन यूज होगा, ऐसा नहीं है। एक्टिविटी में कुछ इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट की भी आएंगे कि हम जितना सेल कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में हमारा फिक्स्ड एसेट्स कितना है, वर्किंग कैपिटल कितना है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, ये भी हमको कहीं ना कहीं कंपेयर करना पड़ेगा। तो फॉर एक्टिविटी रेशियो वी हैव टू focus on the information of statement of profit and loss as well as information of balance sheet। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्टिविटी रेशियो में क्या क्या आएगा? एक्टिविटी में पहला रेशियो जो होता है वो होता है आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या होता है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री को ही स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉक। तो इसका दूसरा नाम होगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो। जैसे क्विक रेशियो का दूसरा नाम क्या है? लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। और सवाल में एसिड टेस्ट रेशियो आ जाएगा तो कंफ्यूज मत हो जाएगा। एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियो और लिक्विड रेशियो तीनों एक ही है। तो उसी प्रकार इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का दूसरा नाम है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। दिस रेशियो शोज द रिलेशन बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एवरेज स्टॉक।
दिस रेशियो शोज द रिलेशन बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एवरेज स्टॉक, दैट इज कॉल्ड एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को यहाँ बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एज यूजुअल COGS आप लोग जानते होंगे निकालना। कोई बता सकता है COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है? फॉर्मूला किसी को पता है? एनीवन? सब भूल गए? नहीं पता है? किसी को पता है? बताते हैं हम। ओपनिंग स्टॉक क्या लेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। क्या लेंगे? नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या लेंगे? माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। अब इसमें सवाल आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? बता सकते हैं कोई बच्चे? जो एक्सपेंसेस अप टू द गेट ऑफ गोडाउन जो होता है अदर देन ऑफिस एक्सपेंसेस, इसको हम डायरेक्ट कहते हैं। आपने 11th में फाइनल अकाउंट पढ़ा था, तो फाइनल अकाउंट में जो हम पहले बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी आइटम डेबिट हो रहा है दीज ऑल आर द अदर देन ओपनिंग स्टॉक परचेज, जो एक्सपेंसेस डेबिट कर रहे हैं वो क्या है? डायरेक्ट है। फाइनल अकाउंट में PL अकाउंट बनाए थे, तो PL में जो बनाते आइटम जो खर्चा होता है वो क्या होता है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में दो प्रकार का खर्चा होता है, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है और एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसका भी यूजेज करने हैं हम लोग को आगे के आने वाले टॉपिक में। लेकिन जो हम फाइनल अकाउंट बनाते थे सोल प्रोप्राइटरशिप का या पार्टनरशिप का या कह सकते हैं कि नन कंपनी का, तो नन कंपनी का फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अलग बनता है, ट्रेडिंग से रिजल्ट ग्रॉस प्रॉफिट आता है, PL अलग बनता है जिससे नेट प्रॉफिट आता है। लेकिन जब कंपनी का बनाते हैं तो कंपनी में ट्रेडिंग अकाउंट PL अकाउंट अलग अलग नहीं बनता है। कंपनी में सीधा बनता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपको याद होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में आप देखते हैं दो इन्फॉर्मेशन ये इनकम का रहता है, एक रहता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरा क्या रहता है? अदर इनकम। उसे एक्सपेंसिव देखोगे हेड रहता है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, आपका चेंज इन इन्वेंट्री, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ऐसे ऐसे खर्च रहते हैं कि नहीं। तो जो कंपनी का इंफॉर्मेशन है जिसमें हम SPL बनाते हैं लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग आउट सम रेशियो वी हैव टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट, वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो एक्टिविटी में जो हमने पहला बताया था स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जिसको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कहते हैं, इसका जो रिजल्ट आएगा वो टाइम्स में आता है। जैसे करेंट रेशियो टाइम्स में आता है, बट वहाँ पर 2:1 3:1 लिखते हैं, यहाँ पर नहीं लिखेंगे रेशियो, मतलब रेशियो में नहीं लिखेंगे, यहाँ टाइम्स में कितना टाइम्स है। जैसे मान लो कि हमने बताया कि इन्वेंट्री टर्न रेशियो रिलेशन बताता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का किसके साथ? एवरेज इन्वेंट्री के साथ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एंड एवरेज इन्वेंट्री जब होता है तो एवरेज जानते हैं कि एवरेज के लिए हम जब इन्वेंट्री की बात करते हैं, इन्वेंट्री ओपनिंग भी होता है और क्या होता है? क्लोजिंग होता है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे? 2 कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा? एवरेज इन्वेंट्री। तो सी फॉर्मूला जो बनेगा STR स्टॉक टर्नओवर रेशियो या ITR इन्वेंट्री टर्न रेशियो का फॉर्मूला बनेगा COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। COGS डिवाइडेड बाय एवरेज। मान लो कि COGS मेरा है 10 लाख रुपया। COGS कितना है? 10 लाख रुपया है और COGS 10 लाख है और एवरेज इन्वेंट्री मेरा 2 लाख है। हमने एवरेज बता दिया कितना है, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो आ जाएगा 10 लाख बटा 2 लाख, 5 टाइम्स, या 5:1 नहीं लिखेंगे, 5 टाइम्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो 5 टाइम्स का मतलब कि हमारे एवरेज इन्वेंट्री का 5 गुना क्या रहा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कह सकते हैं ना कि एवरेज इन्वेंट्री का 5 गुना क्या रहा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ध्यान रखिएगा COGS जो हम निकालते हैं, तो हमने COGS बता दिया। एक याद होगा कि नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या रिजल्ट आता है? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या रिजल्ट आता है? प्रॉफिट आता है। वो प्रॉफिट क्या कहलाता है? वेरी गुड, ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। तो नेट सेल्स माइनस COGS इक्वल्स टू GP आता है। तो अगर नेट सेल्स से हम GP माइनस करते हैं, नेट सेल्स से क्या माइनस करें? क्या आएगा? COGS आएगा। तो COGS निकालने का एक ही तरीका नहीं कि ओपनिंग स्टॉक वाले ही इंफॉर्मेशन को लेते चले जाएं, हमें कहीं ना कहीं इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। इसके अलावा और भी रेशियो है, डेटर टर्नओवर रेशियो है जिसको हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कहते हैं। इसमें ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो है, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो है,
वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो और एक और है कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। कितना रेशियो बता दिया हम लोग? स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, सबका फॉर्मूला लिखेंगे, हमने स्टॉक अभी डिस्कस किया। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। अब फिक्स 6 हो गया ना, 6 एक फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, 6 रेशियो पढ़ने। किसमें बताओ? एक्टिविटी में। किसमें पढ़ने बेटा? लिखिए, पहले फ्लो चार्ट बना लेंगे। क्या फॉर्मूला बताया था इसका? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। रिजल्ट टाइम्स में आएगा। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल कैसे क्रिएट होगा? टोटल सेल से कि क्रेडिट सेल से? ओनली क्रेडिट सेल से। डेटर कब बनता है? क्रेडिट सेल करते हैं तो ना। आप आगे आ जाओ ना, हमको 6 फॉर्मूला एडजस्ट करना है। अगर बड़ा लिखेंगे तो फिर जगह नहीं ना बचेगा। आप आगे पूरा खाली बेटा, आ जाइए। नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल।
फिक्स्ड एसेट है ना छठा, फिक्स्ड एसेट है ना, देखो तो नेट छः हो गया। हाँ हम तो गलती की, हमको तो वीडियो कॉल करना चाहिए था, हम व्हाट्सएप कॉल कर दिए। हम भी 2 सेकंड के लिए घबरा गए कि कहाँ लगा दिए फोन, फिर हमको एहसास हुआ कि जरूर कोई चालबाजी कर रहा है। चलिए बउआ अब बता रहे हैं, देखो ध्यान से देखो ना यहाँ पे। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इस पे फोकस करते हैं हम लोग। लिखते जाइएगा साथ में, क्योंकि हम लोग डिस्कस किए अभी ओरली। इसी को हम क्या बोलेंगे, इन्वेंट्री टर्न रेशियो को ही क्या बोलेंगे, बता सकते हैं अभी क्या बताए थे, स्टॉक टर्न ओवर रेशियो। और इसका फॉर्मूला हमने क्या बनाया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय क्या होगा, एवरेज इन्वेंट्री। समझ गए, हटा दे इसको। अब देखो यहां पर स्टार मार्क कर दो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज also known as cost of goods sold। और COGS कैसे आएगा, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, या COGS निकलेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तुमको नहीं समझ में आ रहा हम कैसे लिख रहे हैं, चलो। अरे ये चारों 5 6 लिखा, उसके बाद ये लिखोगे, देखो ए साक्ष्य है, जब से तुम आया सबसे सब हंस रहा है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का रिजल्ट किस में आएगा, टाइम्स में आएगा, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये याद है। हाँ, इन्वेंट्री टर्न रेशियो का दूसरा नाम क्या है, स्टॉक टर्न रेशियो। इन्वेंट्री टर्न रेशियो का फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब आगे चलते चले जाइए, जो नेट सेल्स होगा तो नेट सेल्स को ही हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ध्यान रखिएगा, क्या बोलेंगे, ध्यान सुनो, नेट सेल्स को ही क्या बोलेंगे हम। अब मुझे बताओ नेट सेल्स कैसे निकलता है, टोटल सेल्स माइनस सेल रिटर्न, यही ना होता है। अब सेल रिटर्न का दूसरा नाम क्या है,
सेल इनवर्ड। अब ध्यान रखना, कभी कभी कंफ्यूजन के लिए ध्यान सुनिएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे देगा और उसके अलावा रिटर्न इनवर्ड या सेल रिटर्न दे देगा, और उसके बाद जीपी वगैरह दे दे या सीओजीएस निकालना हो, तो ये ध्यान रखिएगा, व्हेन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज गिवन इट इज एक्सक्लूडेड सेल्स रिटर्न, बिकॉज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही हम क्या बोल रहे हैं, नेट सेल्स बोलते हैं। तो सेल रिटर्न वो वहां पर क्यों दे रहा है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है कि सेल रिटर्न ऑलरेडी टोटल सेल्स से माइनस हो गया है, तब नेट सेल्स हुआ, और नेट सेल्स ही कहलाएगा क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाएगा। देखिएगा, जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखते हैं, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं लिखते। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही नेट सेल्स है, यानी सेल ऑलरेडी उसमें क्या हो चुका है, माइनस हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। सीओजीएस का फॉर्मूला हमने बताया था कि नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ये तो बताया था। एक ओपनिंग स्टॉक का फॉर्मूला क्या था, अभी बताए थे, ओपनिंग इन्वेंट्री लिख सकते हैं प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब ऑपरेटिंग नेचर का होता है, उसमें कोई नॉन ऑपरेटिंग की बातें नहीं होती, क्योंकि ये डायरेक्ट है। और माइनस क्या करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, ये जानते हो, इसमें क्या क्या आ सकता है, बता सकते हो, वेजेज आ जाएगा, ऑल फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है वो आ जाएगा, डॉक चार्जेज आ जाएगा। किसी को पता है डॉक चार्ज क्या होता है? हाँ, शिप, जब शिप से सामान मंगवाते हैं तो लोडिंग और अनलोडिंग का जो चार्जेस लगता है उसको हम बोलते हैं डॉक चार्ज। बट ये ध्यान रखिएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे ही होता है, ऐसा नहीं। मान लो कि कोची से जाना है मुंबई और जहाज से जा रहा है सामान, तो वहाँ भी डॉक चार्ज लगेगा, तो वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कैटेगरी में तो नहीं आया, बट जहाज से सामान लेन देन हुआ तो वहाँ डॉक चार्जेस लग जाएगा। तो ये भी क्या है, आपका डायरेक्ट हो गया। और बता सकते हैं और क्या होगा, बोलिए, फ्रेट हो जाएगा, रेलवे फ्रेट हो जाएगा, कोई बोला था मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी कभी कंफ्यूजन के लिए ट्रेड एक्सपेंसेस देता है। ट्रेड एक्सपेंसेस इज नॉट द डायरेक्ट एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंसेस इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब कभी कोई लिखेगा परचेज एक्सपेंस, ऐसे ही लिख देगा लेमन मैनर में परचेज एक्सपेंसेस, तो परचेज एक्सपेंस क्या कहलाएगा? हाँ, परचेज कर रहे हैं ना, तो परचेज रिलेटेड खर्चा परचेज एक्सपेंस कहलाएगा। तो परचेज एक्सपेंस अगर लिखा रहेगा तो उसको क्या मानेंगे, डायरेक्ट मानेंगे। लेकिन लिख देगा सेलिंग एक्सपेंस, तो क्या होगा वो इनडायरेक्ट, बिकॉज सेल्स के लिए, सेल्स के क्रम में खर्चा हो रहा है, तो सेल्स कहाँ से, ऑफिस से होता है, शोरूम से होगा, तो वो सब इनडायरेक्ट होगा। परचेज एक्सपेंसेस, कैरेज ऑन परचेज हो सकता है। अच्छा, कैरेज वर्ड सिर्फ लिखा रहा है बाय डिफॉल्ट, सुनो बहुत ध्यान सुनिएगा सही सर, अगर सिर्फ कैरेज वर्ड लिखा रहा है तो ये बाय डिफॉल्ट कैरेज ऑन परचेज है, ठीक है। तो कैरेज लिखा रहेगा या क्या लिखा रहेगा, कैरेज इनवर्ड लिखा रहेगा या कैरेज ऑन परचेज लिखा रहे हैं। दीज ऑल आर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी अगर मान लो कि कोई कंपनी है जो जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर नहीं है, उस केस में अगर हम कस्टम या जीएसटी पे करते हैं तो वो गुड्स में इंक्लूड होता है, तो वहाँ पर वो डायरेक्ट का पार्ट होगा। लेकिन अगर रजिस्टर्ड डीलर है तो वो जीएसटी डायरेक्ट का पार्ट, उसका अलग ट्रीटमेंट करते हैं, तो उस समय डायरेक्ट तुम लोग को समझदारी नहीं है, क्या समझा रहे हैं अभी क्या बोल रहे थे पता है? एक मिनट प्लीज, आपको क्या बोल रहे थे हम, वो अगर बोल रहे थे आप फोकस करना चाहिए। वैभव तुम भी क्या कर रहा है, बात समझता नहीं। अभी हम कहाँ थे, रजिस्टर्ड डीलर पे थे। जब कोई रजिस्टर्ड डीलर ऑफ टैक्स है, रजिस्टर्ड डीलर ऑफ टैक्स, विच टैक्स ऑफ टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स। क्या होता है रिग्रेसिव टैक्स, के सब बताइए आप। हाँ बताइए, पता है ये आपको मैक्रो में भी पढ़ने हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स, दो टैक्स होता है। आई थिंक कल भी शायद पूछा गया सवाल, कल पूछा गया। रिग्रेसिव टैक्स होता है, हाँ
हाँ, जहाँ पर आपके इनकम से मैटर नहीं करता, आपके कंजम्पशन से मैटर करता है, जो इनडायरेक्ट होता है, जैसे जीएसटी, कस्टम, सब क्या है, रिग्रेसिव होता है, और प्रोग्रेसिव क्या होता है, जो आपके इनकम पे। तो बात ये हो रही है कि अगर कोई डीलर, अनरजिस्टर्ड डीलर ऑफ टैक्स, बउआ सुनो ध्यान से, कोई डीलर अगर अनरजिस्टर्ड ऑफ जीएसटी या टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, तो अनरजिस्टर्ड डीलर के साथ क्या कहानी होता है कि उसको टैक्स का कोई इनपुट, क्रेडिट या रिफंड नहीं मिलता है। तो जब वो सामान खरीदेगा, मान लो कि 10 लाख का सामान खरीदा, उसमें उसका 1 लाख रुपया टैक्स लग गया, तो परचेज वैल्यू उसका 10 लाख नहीं कहलाएगा, 11 लाख, यानी परचेज अकाउंट डेबिट 11 लाख से करेंगे, तो उस केस में टैक्स अब डायरेक्ट का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लो कि आप रजिस्टर्ड डीलर है, तो रजिस्टर्ड डीलर में क्या होता है कि 10 लाख का परचेज है और 1 लाख का टैक्स है, तो आपको सेपरेट एंट्री करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप रजिस्टर्ड है तो आप भी सेल करोगे तो जीएसटी कलेक्ट कर लोगे ना, तो वहाँ पर नेट क्रेडिट करते हैं, तो वहाँ इनपुट क्रेडिट आपको मिल जाता है। तो ऑन दैट केस आपको जीएसटी को यानी टैक्स को अलग रखना पड़ेगा, तो उस केस में यहाँ पर टैक्स नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमेशा आएगा ऐसा नहीं है, तब आएगा जब अनरजिस्टर्ड होगा, कब नहीं आएगा, जब रजिस्टर्ड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दीज ऑल आर द डायरेक्ट। नेट परचेज कैसे निकलेगा बताइए? टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का ही दूसरा नाम क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको नोट डाउन करो। अब बात हो रही है एवरेज इन्वेंट्री की। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। अच्छा बताओ कि अगर फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है, तो फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस जब आप शुरू कर रहे हैं तो आपके पास तो ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं होगा, आपके पास क्लोजिंग तो हो सकता है ना, तो उस केस में एवरेज कैसे निकालेंगे? नो, उस समय सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री को ही ओपनिंग मान लेंगे, 0 प्लस क्लोजिंग डिवाइड 2 नहीं करेंगे, तो आधा हो जाएगा। तो अगर फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ही दिया हुआ है, ओपनिंग नहीं दिया हुआ है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री विल बी कॉल्ड द एवरेज इन्वेंट्री, कोई दिक्कत नहीं है। इफ ऑर्गेनाइजेशन इज इन द फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस, then there is only closing inventory and closing inventory will be called एवरेज इन्वेंट्री। नोट डाउन करिए जल्दी। चलो यहां देखो, ऋषभ कौशिक, शांति। स्टॉक टर्नओवर से पढ़ लिए, एक और फॉर्मूला देखेंगे, लिखो ट्रेड, साथ में लिखते जाओगे, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला बताया था इसका? नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। नेट क्रेडिट सेल कैसे आएगा?
क्रेडिट सेल्स माइनस, अच्छा ये कौन सा सेल रिटर्न को यहाँ माइनस करेंगे? जो सेल हम क्रेडिट में किए वो, अगर हमने कैश में सेल किया और वो रिटर्न हुआ तो यहाँ से वो माइनस नहीं होगा। नेट क्रेडिट सेल को ही बोलते हैं क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रूपक अब देखिए, चलो तो नेट क्रेडिट सेल को ही बोलेंगे क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है ना। अब यहां सवाल आता है कि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलेगा? देखो हम अपना टारगेट पूरा करने वाले हैं, वो टारगेट पूरा 3 रेशियो पर, अभी इसका ट्रेड पेबल टर्नओवर से पढ़ेंगे, उस पर सारा क्वेश्चन करेंगे जब तक हो जाए। जितना आप कोऑपरेट करेंगे जल्दी होगा, नहीं कोऑपरेट करेंगे शाम भी हो जाएगा, तो हम आपको छोड़ने वाले नहीं है। कोई बच्चा बोलेगा भूख लग गया, भूखे पढ़ाएंगे लेकिन पढ़ाएंगे जाने नहीं देंगे ध्यान से। और हाँ, आज कोई लिवरेज ब्रेक में नहीं होगा, आज कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। तोड़ी के पढ़ो ना, भाई अच्छा बनाता खराब बनाता है। इसी को डेटा टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। हाँ जी, 50 को चलो पहले यहाँ देख लो, ये तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का फॉर्मूला था जो इन टाइम्स आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ट्रेड रिसीवेबल हमेशा हम कलेक्शन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? कलेक्शन करते हैं। तो समटाइम क्या होता है कि आपको एक एवरेज कलेक्शन पीरियड पूछेगा। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड पूछने का फॉर्म मतलब कि अगर वो पूछेगा तो किस फॉर्म में पूछेगा। अगर इन डेज पूछता है तो 365 या 360 ये कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप 360, क्योंकि 6 दिन हम ऐसे ही जनरली नेशनल हॉलीडे को लेकर छोड़ देते हैं ऐसे ही। मान लो जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर हो गया, तो इसको हम लोग कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं। किताब में सम टाइम ये बोलेगा कि कैलकुलेट एवरेज कलेक्शन पीरियड इन डेज एंड डेज शुड बी 360, तो वहाँ 360 लेना है। अगर सर नहीं दिया तो आप 365 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? ऐसा ध्यान रखिएगा। तो इन डेज निकाला तो 365 डिवाइड बाई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जो हमारा रिजल्ट आएगा इन टाइम्स आएगा।
मान लो कि 6 आया एवरेज, ये टी आर वो बात नहीं, टी आर कितना आया 6 आया, और हमें अगर इन डेज निकालना है तो 365 या बाई 6 कर लेंगे या 360 बाई 6 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मंथ में निकालना है तो 12 बाई टी आर कर लेंगे, वीक में निकालना है तो 52 बाई टी आर। इसको हम 3 बार भी लिख सकते थे, हमने ऐसे कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा। बट ये तीनों एक साथ आप नहीं लिखिएगा, सवाल पूछ कैसे रहा है। अब सर सवाल में बोला कि एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालिए, वो ये नहीं बोला कि डेज में निकालना है कि मंथ में कि वीक में, तो आप इधर में निकाल सकते हैं। सर बेटर क्या होगा, अगर मान लो कि 360 लेने के लिए बोला 6 आया तो 360 में 6, ये बेटर हो जाएगा। और अगर 365 ले लिया हमने तो फिर तो डेसिमल में आ जाएगा ना, इंडेज निकालना है तो आपका वो लेंदी हो जाएगा, तो सीधा कर दो क्या 12 कर दो या वीक लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। अब ये टी आर था, ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल में दो चीज आता है, डेटर आता है और बिल्स रिसीवेबल। समटाइम क्या होता है कि ओपनिंग डेटर दिया हुआ है, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है, तो ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल जब हम दोनों जोड़ देंगे तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ओपनिंग डेट या क्लोजिंग डेटर क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है, तो वो दोनों जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बी आर आ जाएगा, सॉरी क्लोजिंग टी आर आ जाएगा। फिर दोनों को जोड़ के किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। फिर हमने जैसे बताया कि अगर फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है और आपके पास ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल नहीं है तो क्लोजिंग ही क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। क्लोजिंग ही क्या हो जाएगा बेटा, एवरेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिट सेल अगर दिया हुआ है तो क्रेडिट सेल से सेल रिटर्न माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेट क्रेडिट सेल, और नेट क्रेडिट सेल को ही क्या कहेंगे, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहेंगे। एक और फॉर्मूला देखेंगे, ये छोटा है वो लिख लेंगे एंड देन क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। लिखिए ट्रेड पेबल क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाई एवरेज ट्रेड पेबल, यही ना बनेगा। अब बताओ नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकलेगा, सब जानते होंगे आप लोग। क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या है, आउटवर्ड है, रिटर्न आउटवर्ड है। अब क्रेडिट परचेज जानते होंगे, टोटल परचेज से क्या माइनस करेंगे, हाँ ध्यान से, अगर टोटल परचेज दिया हुआ है तो क्रेडिट परचेज कैसे निकलेगा, वेरी गुड, कैश परचेज माइनस कर लीजिएगा। अब वहाँ टोटल सेल से कैश सेल माइनस करेंगे तो क्रेडिट सेल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एवरेज बताओ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये तो बहुत आसान हो गया। डिवाइडेड बाई 2। अब ट्रेड पेबल में क्या क्या आ जाएगा बेटा, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा बउआ, यहां देखो ए बच्चा लोग, सम टाइम ट्रेड रिसीवेबल को कभी कभी ट्रेड रिसीवेबल के फॉर्म में नहीं, अकाउंट रिसीवेबल के फॉर्म में दिया रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। अकाउंट रिसीवेबल भी क्या है, ट्रेड रिसीवेबल है। और अगर ये बात नहीं, ट्रेड पेबल दिया हुआ है तो इसको हम बोलेंगे अकाउंट्स पेबल। अच्छा वहां एवरेज कलेक्शन पीरियड निकाले थे, यहां पर क्या निकलेगा, एवरेज पेमेंट पीरियड, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला बनेगा, 365 12 52 डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो।
बन जाएगा, सब बन जाएगा। देखो 79, ए क्वेश्चन पे फोकस करो। 79 देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। चलो साक्षी तुम ही बताओ, इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला बताओ। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज इन्वेंट्री। कोई दिक्कत नहीं है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है, कितना है बेटा 9 लाख। पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, क्या लिखना है, सब लोग फॉर्मूला लिखो पहले, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखो, लिखो बनाओ 79, पीयूष लिखो ना, आप खुद लिखे ना फॉर्मूला, बता। हाँ अरे चलिए, अब ये दो डेटा आपको चाहिए। 79 में देखिए कोई डेटा आपको मिल रहा है, एक तो आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन 9 लाख दे दिया, तो एक डेटा आपको मिल गया। फिर इन्वेंट्री, प्लीज इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दिया हुआ है और इन्वेंट्री एट द क्लोज ऑफ द ईयर। तो अब निकालो नीचे, एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखोगे, एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिख कर बनाओगे, एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला लिखवाए थे देख लो पीछे, ऐसे पता होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री लिखो, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाई 2 करोगे, ओपनिंग नहीं पूरा लिखो, ओपनिंग इन्वेंट्री कितना आया, यहाँ डेटा लीजिए सामने से, तीन लाख आ गया। अब देखो, अब लिखो नीचे, सो लिखो या देयरफॉर करो, अब वो लिखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू, अब डेटा 9 लाख है, 9 लाख बाई 3 लाख करोगे, इक्वल्स टू 3 टाइम्स, कंप्लीट। 79 सबका डन हो गया। पीयूष आप बना लिए? नहीं बनाया, हमको पता है। आकाश देखो बनाया है, कंप्लीट करवाओ उसको, करवाओ उसको कंप्लीट। ये भी नहीं बनाया है तो बना लिया आकाश, वो दोनों को बनवाओ, फोकस करेगा तो बनेगा फास्ट। लिखवाओ लिखवाओ लिखवाओ, नहीं नहीं बात बराबर नहीं है, हाँ 3:1 नहीं लिखेंगे, जो बोल रहे हैं समझो ना, 3 टाइम्स लिखो ना, क्या गलती कर रहा है, बात समझता नहीं है। इधर सबका हो गया, एहसान हो गया, शायद इनका नहीं हुआ है, पैप करवाओ उसको। 79 हो गया। ए केशव वो देखो तो बचवा का हुआ, बना लिया। रूपक तुम्हारा हो गया। ऋषभ देखो रूपक का हुआ। चले हम आगे 80 पे आइए। अब काइंडली 80 पे देखिए, 80 देखिए, पीयूष देखिए बेटा प्लीज, बातें नहीं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया हुआ है, COGS या CO हो गया आपको। परचेज दिया हुआ है 5,50,000, ध्यान से उत्कर्ष देख लो यहाँ पे परचेज कितना दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 1 लाख और कहता है कैलकुलेट करिए इन्वेंट्री टर्न रेशियो। देखिए सवाल में पहले क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने प्लस COGS का फॉर्मूला जो लिखवाए थे कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। यहाँ पर कोई एक्सपेंस डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है तो उसको इग्नोर करिए, प्लस क्या करेंगे परचेज कर लेंगे। अब माइनस क्या करेंगे आप क्लोजिंग स्टॉक। अब इक्वेशन बन जाएगा, COGS कितना दिया हुआ है तो यहाँ 5 लाख आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है 5,50,000। चलिए अब क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक निकल गया, ओपनिंग स्टॉक दे दिया, एवरेज स्टॉक निकल जाएगा, COGS दिया हुआ है, ITR निकल जाएगा। इसको कंप्लीट कर लीजिए।
कंप्लीट करिए। चलो देखो ध्यान से, अब हम रैंडम सवाल पूछेंगे, पार्टिकुलर स्टूडेंट से जवाब दीजिएगा। 81 देखिएगा, सौम्यम यहाँ देखिए, कैलकुलेट करना है इन्वेंट्री टर्न रेशियो। सौम्यम स्टैंड अप, सौम्यम चलिए बोलिए बेटा। बाबा प्लीज हल्ला नहीं करेंगे। इन्वेंट्री टर्न रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? कोई कमेंट नहीं करेगा, कुछ नहीं बोलेगा। बोल दो आज। देखो लिखा है तुम, हाँ तो पीछे देखो। नहीं मिला, लिख में नहीं किया होगा, ये फोटो खींच लिया लेकिन लिखा नहीं होगा। देखो सही में इसको हम क्या कहें, इसको पिटनो भी पिटेंगे तो भी नहीं सुने। कौशिक तुम बताओ, बताओ ना बेटा फॉर्मूला, अभी 2 लिखवाए हैं। वेरी गुड, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड, वेरी गुड, हो गया। यहां देखिएगा, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ 50,000, परचेज दिया हुआ 3,90,000। ध्यान से सुनिएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसको हम नेट सेल्स कहते हैं, ये दिया हुआ 6 लाख। कितना दिया हुआ है? 6 लाख। और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 30% है। देखो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलता है, ये आगे हम लोगों को पढ़ना है। ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई नेट सेल्स। यानी नेट सेल्स का, सुनो ध्यान से, प्लीज, नेट सेल्स का कितना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट है? तो अगर नेट सेल्स का 30% ग्रॉस प्रॉफिट है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना परसेंट होगा? 70%। तो या तो आप नेट सेल्स का 70% COGS निकाल लीजिए, या दूसरा तरीका है कि नेट सेल्स से पहले जीपी निकाल लीजिए 30%, ठीक है ना। फिर नेट सेल्स के वैल्यू से हम जीपी माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। क्वेश्चन 81 बनाओ, पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो। ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, नेट सेल्स कितना दिया हुआ है? 6 लाख दिया ना बेटा, 6 लाख इंटू 30/100, 1,80,000 जीपी आ गया। तो बताओ COGS कितना आएगा? क्या यहां पर क्लोजिंग स्टॉक कम निकल जाएगा यही फॉर्मूला से? चलो COGS कितना आया था? 4,20,000। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 50,000 प्लस परचेज क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता है, कितना आ जाएगा अब? 4,40,000 माइनस 4,20,000। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर एवरेज स्टॉक निकाल लो। ओपनिंग स्टॉक प्लस डिवाइड बाई 2, कितना था ओपनिंग स्टॉक? 50,000 ना, प्लस 20,000 कितना आ जाएगा? तो इन्वेंट्री टर्नओवर से निकल जाएगा
कितना आएगा केशव? चलिए बनाइए। 81 है ना ये? 81 बनाइए। टू देखो, इन्वेंट्री टर्नओवर से निकालना है। पहले फॉर्मूला लिखेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होगा? COGS बाई एवरेज इन्वेंट्री। COGS निकाल लो। ओपनिंग स्टॉक 2 लाख है, ये ले लो। देखो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, यहाँ रिटर्न नहीं है तो परचेज ही नेट परचेज कहलाएगा, प्लस 4,60,000। ए उत्कर्ष, उत्कर्ष सुनो यहाँ। ऋषभ सिंह, ऋषभ सिंह यहाँ ये आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं हुआ छुट्टी, बैठिए। नहीं बैठिए, उमंग को काम है, उमंग जाएगा। उत्कर्ष बैठ जाओ यहाँ पे, आ जाओ। अरे तो क्या है, तू वह खाता है तो कितना पेट भरेगा? अच्छा वो दोनों को जाने दो, तुम आ जाओ। नहीं प्लीज बात सुनो, कल का गुस्सा भी उतरा नहीं है, जल्दी आओ। आ जाओ ना, ऑटो चल जाएगा, दे देंगे हम 20 रुपया तुमको ऑटो भाड़ा। चलो आओ, उमंग जाने जाओ। बात समझेगा तुम? आ जाओ यहाँ पे। बैठ के पढ़ो। ओपनिंग स्टॉक 2 लाख है, परचेज 4,60,000। अच्छा यहाँ देखो, कैरेज इनवर्ट दिया हुआ है 20,000, ये भी प्लस करोगे, प्लस वेजेज 30,000। यहाँ फ्रेट आउटवर्ड दिया हुआ, ये नहीं लेंगे, इनडायरेक्ट है, और माइनस कर दो क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000। कितना आएगा बेटा? COGS कितना आएगा? ऋषभ सिंह तुम बताओ, COGS कितना आएगा? 1 मिनट चुप रहिए आप, उसको बताने दीजिए। तुम बताओ कितना है? कॉपी दिखाओ, कहाँ लिखा है? तुम लोग रुको, क्लास करते हैं अभी छुट्टी के बाद, रुको अभी। कितना आएगा COGS जल्दी बताओ। कितना आया था? आज तुम पापा को बुलवाते ही हैं, रुको। कुरन्नी होंगे वहां से आएंगे वो। एवरेज स्टॉक कितना आएगा? उकछा दिया ही लड़का हमको। कितना आएगा? 1,30,000 ना? अगर आदत नहीं सुधर रहा तो समझ लेना तुम 5 टाइम्स। चलो ये हो गया सबका। यहाँ देखो, $92 92 देखोगे